घर आए जिस बार आए, आते ही उन्होंने कहा मैं सुतार साहब, और जबकि वो मुझे फंसा देते। नैतिकता की बात करना भी कोई अनैतिकता तो नहीं है, इसलिए आप जैसे 4-5 मित्रों से पूछा, ये दो विद्वान है, उनसे सलाह मेरे आचरण में मुझे संशय हो, आचरण में संशय हो गया, मैं सलाह प्राप्त। और वाइट वाले बच्चे जा रहे हैं जैसे मोस्टली थोड़ा सा फास्ट आ जो था वो फोटो किधर से मूव करनी है वेलकम अर्जुन के नेतृत्व में चला है सर। हाँ सर, ये अभी सुबह जबकि वो फोटो में बोली है ज्यादा बड़ा ये काम नहीं था। हाँ वो देख लो फोटो लो सर। सर फ्री गार्ड है ना? हाँ पानी लाओ, पानी और ये आप जानते हैं कि जो अच्छा काम करता है उसको और काम दिया जाता है। ये सर पूरी जो आदेश देंगे हम पालन करेंगे। पूरा ग्रीन कैंपस से काम मिलने वाला है। बिल्कुल सर, हमें ग्रीन कैंपस क्लीन ये पूरी रामचंद्र ऊपर पकड़ छोड़ो, रामचंद्र छोड़ो, ऊपर पकड़ इसको। पीछे से भी पकड़ना पड़ेगा। हाँ चैन भी सही सही कर रहे हैं। आ जाएगा, हाँ हिलाते रहो, आ जाएगा। बेटा इधर आ जाओ। सब फास्ट जय श्री राम।
थोड़ा प्रचार करो। ये सर कनिष्का है, ये विची है और बहुत ही इंटेलिजेंट भी है और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें सबका पार्टिसिपेट करते हैं। कई स्टेट लेवल पे अवार्ड मिले हैं इनको। बहुत ही एक्टिव हैं सारी एक्टिविटी। थर्ड ईयर में भी ये फाइनल में है। आज अवसर मिला माला बनाने, 16 को नहीं मिला। मैं 16 का मैं आया था छुट्टी ले, इस बच्चे की छुट्टी चला के मैं 16 को हाजिर हुआ। So nice. कार्यालय So nice. मैंने कहा तुम छुट्टी लो, मुझे माला 16 को नहीं आया और उस दिन के अगले साल नहीं। फिर वही से संपर्क किया, मुझे कोई तारीख बता कि मैं आपको बताता रहूँगा। क्योंकि मीणा साहब आगे इन्होंने कहा हमारे प्रोग्राम में करते जी जी बिल्कुल। नहीं सर, आप भी मुख्य आकर्षण हमारे आप ही, हम तो आपके पीछे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर अच्छा हाँ ये बिरसा मुंडा नाम पढ़ा है मैंने, जिनका कुछ परिचय पढ़ा है। हाँ पढ़ा अखबार में कभी आया था। अरे ये संस्थान परगना सर, और ये भी टाइम है। सर 2 महीने पहले एक और कमरा था और 2 महीने में जनक सिंह जी ने ये सारा विस्तार। अच्छा सर ये विश्वविद्यालय से पैसा नहीं लिया। कंट्रीब्यूशन है, सभी साथियों का है। कल हम लोगों ने बात करी थी। जी वो परसों पढ़ने बात की थी। यहाँ से उसका अपना सर कोई अपना यूनिवर्सिटी से एक पैसा भी अपना बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी से कुछ बाकी सब अपना फर्नीचर वर्नीचर दिया गया है। सही हो गए। बहुत अच्छी बात है, हमारी आशाएं बढ़ रही हैं। सर ये लाइब्रेरी का ऐसा है तो बढ़नी चाहिए ना। सर कैमरा नीचे मत कर दो साहब, यहाँ पर फ्लैश रेडी रेडी रेडी। शुरुआत की है सर, थोड़ा सा देख रहे हैं लोकल का है। ये सर प्रिंटर सब ये हमारे साइड से हुआ है सर, लोगों ने डोनेट किए अपने सर फाइनेंशियली। अपन जो भी है आइटम सब सबसे पहले डोनर ये खुद है। मैंने वो ठीक सबसे पहले डोनर ये इनका 1 लाख के लगभग उसके पश्चात फिर अन्य डोनर का नाम लिखा हुआ है। सर बुक्स हैं, भी हैं, दूसरे उसको लेकर के भी हैं। जैसे जैसे आ रही हैं सर, ये डोनेशन पे ही आ रही हैं। जो जैसे डोनेट कर रहा है वो वैसे ही कुछ। ये तो बाबा साहब का पूरा वॉल्यूम है जो ये सब आदिवासियों पर ही हैं फोकस। ये उदयपुर से निकलती है सर। ये मेन प्लस का बहुत ग्रामीण पत्रिका है। ये अराबी उद्घोष पत्रिका है जो 1986 से सर जो वहाँ से उदयपुर से निकल रही थी और 2011 से संपादक हूँ सर मैं। अच्छा वो जो थे इसके मूल संपादक वो दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद ये इसको ये भी हम बिना किसी के चलाते हैं।
मेरी मैसेज में कोई अर्जी नहीं है, अगर हम लोग अपने सेक्टर और जनरल एग्जाइज का नाम ये सबकी बंदी करके हुआ करते थे, घर फोन जैसे करके प्रपोज का नाम अगर उसमें जोड़ दें। सर हमने तो पहले ये एक बाटी का एक बाटी का यहाँ बनाते हैं आदिवासी लिटरेचर में इतना बड़ा योग बहुत बड़ा है। और अपनी पेंशन से ये शुरू करते ये सर इधर सारी ये जो आदिवासियों का भी पास मुझे लग रहा है मैं जहाँ बैठी बस पढ़ता रहूँ। वेलकम सर। ये एक पहल है ये हमने और ये वाणी प्रकाशन में छापी आदिवासियों में। अच्छा, और ये भी उसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की 2016 में सर, और उसी के बाद 3 वॉल्यूम निकाले थे हमने उसका, और लगभग 16 स्टेट से इंडिया से थे, बाकी आउट ऑफ इंडिया 3-4 जगह से थे। और बहुत बड़ा उस समय बारिश ऐसी हुई दूसरे दिन कि जोधपुर सर ने कहा कि मैंने 25 से 30 साल में कभी नहीं देखी। किस ईयर की? 16 हाँ, 16 में हमारे 9 अगस्त की बात है, 9 अगस्त की बात है। आदिवासी दिवस पर पूरे वो 20 के 12 इंच पानी बरसा था। हमारे लोगों ने छत तोड़ी तब छत का पानी बह और पाया। गाड़ियों में गाड़ियां वगैरह सब डूब गई उस दिन कार्यक्रम। प्लीज चलिए, कितना शुभ दिन। नमस्कार। सर ये डोनर है, प्रारंभिक डोनर जो है अभी तो और 15 अभी और क्या हो जाएगा। पूरे लिखे So nice, so nice. वो हॉल में ही चले। ये ब्लॉग नया बना है आइस स्पाइस आदिवासी अध्ययन केंद्र जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा आयोजित आधुनिक भारत में नैतिकता की स्थिति विषयक व्याख्यान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के सभी अतिथि पधार चुके। मैं निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर धन सिंह मीणा जी से वो सभी अतिथियों को मंच पर लेकर आए और अपना स्थान दें। केंद्र में पुस्तकालय का उद्घाटन किया जा चुका है। इसके पुस्तकालय के उद्घाटन और वृक्षारोपण के साथ एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर विराजमान को स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मंदिर में नमः, मंदिर में नमः, जय नारायण दास विश्वविद्यालय में नमः, विद्या मंदिर में नमः, विद्या मंदिर में नमः, सूर्य नगर का गौरव विद्या मंदिर में नमः, विद्या मंदिर में नमः, विद्या मंदिर में नमः। भारत भूमि पुण्य धरा मन भूमि राजस्थान,
मंदिर में नमः। विधि विज्ञान कला वाणिज्य बल के शान, अज्ञात के निराले जिसकी छवि सत्यवान। या मंदिर में नमः, या मंदिर में नमः। विष्णु वृंद विद्वानों ने ज्ञान की ज्योत जलाई, सागर वृंद है और इसके कर्मचारी सद्भान। या मंदिर में नमः, या मंदिर में नमः। 1962 से इसका गौरवमय इतिहास, एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे, यह संकल्प विधान। या मंदिर में नमः, या मंदिर में नमः। विद्या मंदिर में नमः, विद्या मंदिर में नमः, विद्या मंदिर में नमः, विद्या मंदिर में नमः, विद्या मंदिर में नमः। पहनाकर माननीय कुलपति महोदय का स्वागत है। धन्यवाद सर। और अब मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर सुशीला सट्टावत मैडम से वो आए और हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती कीर्ति जी को पुष्पगुच्छ भेजकर उनका स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूँ प्रोफेसर कांता कटारिया मैम से वो आए और श्रीमती कीर्ति सिंह जी का साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। मैं स्वागत की इसी कड़ी में निवेदन करता हूँ डॉक्टर अर्जुन लाल मीणा जी से वो आए और हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर गणेश लाल सुतार साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूँ प्रोफेसर श्रवण कुमार मीणा जी से वो आए और सुतार साहब को साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद सर। निवेदन करता हूँ प्रोफेसर पीएम मीणा जी से वो आए और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मेघर साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूँ प्रोफेसर पी.के. कसेरा साहब से कि आप आए और प्रोफेसर मेघर साहब का साफा पहनाकर स्वागत करें। धन्यवाद सर। और स्वागत की इस परंपरा के बाद अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करता हूँ डॉक्टर जनक सिंह मीणा जी से क्या आए। जो कड़ी है वो 4 भागों में बट गई है। तो इस कार्यक्रम में आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये जो व्याख्यान है, सबसे पहले वृक्षारोपण का कार्यक्रम था आदिवासी अध्ययन केंद्र के द्वारा। उसके बाद पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है माननीय कुलपति महोदय और हमारे जो अतिथि हैं उनके द्वारा। दूसरी कड़ी ये रही पुस्तकालय का शुभारंभ, और तीसरी कड़ी में जो प्रोफेसर गणेशी लाल जी सुतार साहब हैं, राष्ट्रपति
उनको सम्मान मिल चुका है। हमारे विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। हम उनका व्याख्यान रहेगा और जो चौथा इस कार्यक्रम के तहत है वो जो भामाशाह हैं उनका सम्मान होना है। तो इस तरह से 4 भागों में इस पूरे कार्यक्रम को विभाजित किया है। तो इस कार्यक्रम में सर तहे दिल से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे ही अपने ही इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव साहब, जो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी के आप प्रोफेसर रहे हैं और 37 इयर्स की आपने एज टीचिंग और रिसर्च में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आदिवासी केंद्र की तरफ से सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। आपके जो काम हैं शोध के क्षेत्र में बात करें, अध्ययन अध्यापन के, और आपकी सहज सरलता को देखें तो निश्चित रूप से आप हमारे लिए प्रेरणा के पुंज हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन की कड़ी में आज की जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमती कीर्ति सिंह जी भील, जो हाल ही में उपाध्यक्ष बनाया गया है जिनको, और मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड की आप अभी हाल में ही अध्यक्ष बनी है। तो आपका स्वागत और अभिनंदन और आपको बधाई भी। और आपसे काफ़ी लंबे समय से हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में भी हम कई बार एक साथ होते हैं। निश्चित रूप से आपका सकारात्मकता सभी लोगों को, आपकी सहज सरलता वो आप सभी को प्रेरित करती है। और जिस तरह से आप समाज में सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला जो समय है आपका भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। तो मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। आपने बहुत सारे पदों पर काम किया है, कृषि मंडी में भी आप अध्यक्ष रही हैं और भी कई संस्थाओं के साथ आप जुड़ करके और काम कर रहे हैं। जब भी कोई जनजातियों से रिलेटेड ट्राइब्स आदिवासी की बात करते हैं, महिला इश्यूज पर बात करते हैं, तो मैडम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेती हैं। तो मैडम आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा आज के जो मुख्य वक्ता हैं, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं और हमारे संस्कृत विभाग के अपने ही यहाँ प्रोफेसर और पंडित मधुसूदन ओझा प्रकोष्ठ, जो शोध प्रकोष्ठ है, उसके आप पहले निदेशक के रूप में, और आपका जो काम है उस शोध प्रकोष्ठ में वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। और उस दुनिया में जाने के कारण ही आपको पूरी दुनिया जानती है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आज जो इनका व्याख्यान रहेगा, द पोजीशन ऑफ मॉरलिटी इन मॉडर्न इंडिया, जब मैंने इनसे बात की तो मैंने कहा सर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आज की जो यंग जनरेशन है उनमें ऐसी कुछ एनर्जी आए, कुछ इस तरह का निराशा से बाहर आकर के बहुत अच्छा करने का समसामयिक विषय को लेकर के सर से डिस्कशन हुआ। सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे अपने ही परिवार के और इस संकाय के अधिष्ठाता सिंडिकेट मेंबर प्रोफेसर किशोरी लाल जी रेगर साहब, अब उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। कभी भी हम जो सोचते हैं उससे पहले तो वो कहते हैं कि मीना साहब मैंने वो कर लिया, आप निश्चिंत रहो, आपको ये काम करना है। तो हमें कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है कि डीन साहब को हम रिक्वेस्ट करें, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं। इतने मतलब पॉजिटिव और एक्टिव रहते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद। हिंदी विभाग के आप अध्यक्ष भी हैं, अधिष्ठाता हैं, और पता नहीं 8-9 विभागों के आपके पास विभाग अध्यक्ष का चार्ज है, और सब कामों को आप बिफोर चलते हैं। मेरी भी जो आदत है वो बिफोर चलने की है, लेट होने की कभी जीवन में नहीं देखा मैंने लेट होना। तो सर को मैंने देखा है कि सर मेरे से भी ज़्यादा सुपर फास्ट स्पीड में चलते हैं। इसी हॉल में जब दुबे साहब यहाँ डीन थे, एक कोर्स वर्क हुआ था, प्री पीएचडी सर कोर्स वर्क, हमने 315 लोगों का यही कोर्स वर्क करवाया। मैं उसमें कोऑर्डिनेटर था, सर कोऑर्डिनेटर थे। तो उसमें 8 बजे का टाइम होता था, सर 7:45 बजे 7:45 यहाँ होते थे, मैं 5 मिनट बाद आता था, मतलब 8:50। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि सर मेरे से भी जल्दी आ जाते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा।
8 बजे तो मैं भी कभी नहीं आया, 8 बजे से पहले होता था, लेकिन सर मेरे से भी पहले आते तो मुझे ऐसा महसूस होता। तो देखिए, इनसे हम प्रेरणा लेते हैं और उसी तरह से हम काम करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि सर ये केंद्र 20 जो नवंबर है उसको शुरुआत हुई और इसके निदेशक की जिम्मेदारी माननीय कुलपति द्वारा मुझे दी गई और उसी दिन हमारे अधिष्ठाता महोदय ने मुझे कार्यभार ग्रहण करवाया अधिष्ठाता कार्यालय में, क्योंकि तब तक कुछ था ही नहीं। तो मैंने इनको कहा कि सर कुछ तो करिए, कि आप कुछ क्या करना है, जो करना है वो आप बता दीजिए। इन्होंने पहले ही कुछ कर रखा था सब कुछ, मुझे कुछ करना ही नहीं था, मुझे तो रिटर्न में देना था। सर ने दूसरे दिन ही मुझे ऑफिस के लिए रूम, उसके बाद तो मैंने सर से गाइडेंस में सारा काम किया और आज जिस स्थिति में है वो सभी लोगों के जो भामाशाह हैं उनके सहयोग से इस स्थिति में आ पाए हैं। सर उसके बाद 3 दिसंबर को इसका विधिवत उद्घाटन हुआ और उसमें 3 व्याख्यान हुए। प्रोफेसर PC त्रिवेदी साहब, रेगर साहब, इस तरह के व्याख्यान हुए उसमें आदिवासियों को लेकर के, और वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद हमने 3 जनवरी को 2022 में बड़ा व्याख्यान था, प्रोफेसर कांता कटारिया मैडम, प्रोफेसर किशोरी लाल जी रकर और डॉक्टर कुलदीप सिंह मीना ने वो व्याख्यान दिए। सावित्रीबाई फूले और हमने डॉक्टर जयपाल मुंडा जी दोनों की जयंती एक ही दिन थी, साथ मनाई और बहुत ही उसका सकारात्मक संदेश गया कि किस तरह ये एक आदिवासी अध्ययन केंद्र इस तरह के काम कर रहा है। तो सर ये दूसरा कार्यक्रम हुआ, जो 2 कार्यक्रम एक साथ थे। और अगले ही दिन 4 जनवरी को, चूँकि गणपत राम जी जो जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लोग जिनसे अनभिज्ञ हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन 1922 में सर उन्होंने काम शुरू किया और उसके बाद लगातार आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक उन्होंने काम किया, तो उनकी पुण्यतिथि थी, वो हमने एक व्याख्यान के रूप में मनाई। और आज हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी एक व्याख्यान और उसके साथ सम्मान, पौधारोपण और पुस्तकालय का शुभारंभ बहुत ही कम समय में हुआ है और वो सब आप लोगों के ही सहयोग से। सर मैं सभी का स्वागत करता हूँ यहाँ सभागार में, हमारे अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, निदेशक, हमारे शिक्षक साथी और दिनेश जी, जितने भी मैं कहूँ यहाँ से मेरे मित्र आए हैं, डॉक्टर बाबूलाल जी और प्रमोद शर्मा जी हैं, अमित जी हैं, बहुत सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, PM मीना जी हैं, SR मीना जी हैं, SK मीना जी हैं, सभी यहाँ बैठे हुए हैं। इन सभी का बच्चे जो विशेषकर इस कार्यक्रम के लिए आए हैं KN कॉलेज के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सर आगे की जो कार्य योजना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कार्य योजना बहुत ही क्लियर कट है। जिस दिन तक हूँ उसके अंतिम समय तक मैं इस केंद्र के लिए अपनी जितनी क्षमताएं उससे कई गुना क्षमताओं से काम करने को तैयार हूँ। बस मुझे विश्वविद्यालय का केवल सपोर्ट चाहिए। फाइनेंशियली मुझे कोई भी इस तरह की विश्वविद्यालय से कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ कि मुझे फाइनेंशियल दिया जाए, मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट मुझे चाहिए। बिना सपोर्ट के करना संभव नहीं होगा विश्वविद्यालय के। आने वाले समय में सर बहुत जल्दी आपको बता दूं, मैंने आपके साथ 2-3 दिन पहले मीटिंग में भी शेयर किया था, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से हमें एक कार्यक्रम कल ही सैंक्शन सर अप्रूव हो चुका है। मैंने प्रपोजल भेजा और वो है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, आपदा प्रबंधन को। तो आदिवासियों का आपदा प्रबंधन कैसा है, इस पर सर हम 2 दिन का कार्यक्रम हमें सैंक्शन हो चुका है, जो हमें मार्च में किसी भी हालत में करना ही है। तो सर बधाई है विश्वविद्यालय को भी, हम पहले भी उसका एक कार्यक्रम करवा चुके हैं 3 दिन का। तो ये विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है जो श्री परमबदूर में है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की, उससे हमें ये सैंक्शन हुआ है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत शीघ्र ही और मुझे वित्तीय जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भी वित्त मिलने की बहुत संभावनाएं हैं। सर मुझे आवश्यकता है, वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस दिशा में काम करें तो विश्वविद्यालय निश्चित रूप से न केवल इस केंद्र को यहाँ तक सीमित रखेगा, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि ये केंद्र है वो रिसोर्स सेंटर के रूप में पूरे देश में जाना जाएगा। कि जब
कोई भी आदिवासियों, जनजातियों, वंचित, दलित, दमित, वंचित वर्ग पर कोई रिसर्च कर रहा होगा, अध्ययन कर रहा होगा, तो इस आदिवासी केंद्र को जरूर वो उसको रेफर करेगा कि वहाँ जाके आप अध्ययन कीजिए। तो निश्चित रूप से तो सर वो योजना है, हमने बहुत सारे देश की जो नामी आदिवासी संस्थान है या किसी भी तरह के वहाँ संपर्क कर रहे हैं, उनसे हमने बुक्स की लिस्ट मंगाई है और हमारे भामाशाह तैयार हैं सर। बुक्स लाइब्रेरी 10 रैक आ गई हैं, इतना ही स्पेस है उसमें। ये 10 रैक बहुत जल्दी ही हमारे अपने ही साथियों, मित्रों और जो भामाशाहों के सहयोग से पूरे कर लिए जाएंगे। और मैडम यहाँ बैठी हुई हैं कीर्ति सिंह जी, हम कुछ और भी काम कर रहे हैं जो सीएम लेवल तक का हम आपको बता दें सर, वो आपको भी बहुत जल्दी दे देंगे। मैंने वीसी साहब को पहले दे दिया था, एक प्रपोजल हमने बना दिया है ऑलरेडी। डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ का डिपार्टमेंट यहाँ हमें दिया जाए। हमें उम्मीद थी कि इसी बजट में सीएम साहब घोषणा करते हैं, लेकिन वो घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। आप निश्चिंत रहें, घोषणा आज नहीं तो कल होनी है। मैडम बैठी हुई हैं, हमने मिनिस्टर साहब को भी ये सब अवगत करवा दिया था, मिनिस्टर साहब भी उसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। हमारा कुछ पत्राचार भी हो चुका है सीएमओ से और उसमें आगे काम चल रहा है। तो आने वाला भविष्य निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय के लिए, चूँकि एमबीएम विश्वविद्यालय हमारा बन चुका है, अब हमें सख्त ज़रूरत है नए नए विभागों की, नई नई फैकल्टी की। तो ये एक फैकल्टी की ओर बढ़ेगा जब डिपार्टमेंट बनेगा, तो ये भविष्य की ओर मैं आपको मार्ग प्रशस्त करता हूँ। दूसरा सर, मैंने जो है जनवरी में ही, दिसंबर में ये प्रोसेस कर दिया था कि इस केंद्र की एक पीयर रिव्यूड रेफरीड जर्नल प्रकाशित होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। रजिस्ट्रेशन होते ही हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो सभी शोधार्थी, शिक्षक जो भी उसका बेनिफिट उठाना चाहेंगे वो उसके माध्यम से उठा पाएंगे सर। ये भी हमारी भविष्य की योजना है। बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सबको मैं अभी आपके सामने, चूँकि वीसी साहब को अगले बहुत सारे कार्यक्रम हैं उनमें जाना है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी विश्वविद्यालय की तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो ये केंद्र पूरी दुनिया में जाना जाएगा, मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ सर। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए कि आपने यहाँ आकर के हमें आशीर्वचन दिया। थैंक यू सर। बताया कि आपका जो व्यक्तित्व है वो सहज और सरल है और आप विश्वविद्यालय के कला संकाय के अधिष्ठाता है। और जिस विषय पर आज हम व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है, आधुनिक भारत में नैतिकता की स्थिति, मैं कहूँ कि प्रोफेसर रेगर साहब के जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व और व्याख्या की हम तुलना करें और युवा पीढ़ी हमारे सामने है, उनके व्यक्तित्व से हम ये नैतिकता सीख सकते हैं और किस तरह से उसको अपने आचार और व्यवहार में हम। सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित विद्वत विदुषी जन, जब किसी की व्यक्ति की बड़ाई ज़्यादा कर दी जाती है तो उससे अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे बारे में जो कुछ बताया, मैं वैसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो बस इतना सोचता हूँ कि मुझे जो काम दिया जाता है मैं उसे ईमानदारी और तटस्थता से करने का प्रयत्न करता हूँ। और एक चरित्र में यह है कि उसमें मैं स्वयं का नुकसान करके भी, शारीरिक मानसिक रूप से भी, तो उसको करना चाहता हूँ मैं। यही है, बाकी मेरे में कुछ ऐसा नहीं है। जनक सिंह जी ने बताया, कुलदीप जी ने बताया। आदिवासी अध्ययन केंद्र के द्वारा आयोजित ये 5वां कार्यक्रम है सर। 5वें इसी विस्तार व्याख्यान माला, पुस्तकालय का उद्घाटन और पौधारोपण त्रिविधिक इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में हमारे समकक्ष विराजमान है विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलगुरु प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव साहब। मेरा विश्वविद्यालय जीवन में 30 वर्ष हो चुके हैं और ज्वाइन करने के कुछ वर्षों पश्चात ही प्रोफेसर महेश्वरी साहब
यूनियन का कार्य किया करते थे। तो उस दौरान सर से मुलाकात का दौर जारी हुआ और आज तक जारी है। इनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू देखने के मिले और उससे हमने कुछ न कुछ सीखा। जैसा कि जनक सिंह जी ने बताया कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भूवैज्ञानिक तो है ही है, लेकिन मैं उससे और ज़्यादा जानता हूँ कि आप कला के रूप में भी बड़े निशांत हैं। और जितनी आर्ट फिल्में सर अभी आ रही है, तो हमारे जोधपुर चैप्टर है उसके सर करता धरता है, उसको माहेश्वरी साहब के बाद में यही संभाल रहे हैं सचिव के रूप में। और टाउन हॉल में उन फिल्मों का प्रदर्शन होता है और उन फिल्मों के क्योंकि ज़्यादा दर्शक नहीं होते हैं, वो एक समाज के उन इश्यूज़ को उठाती है, संवेदना को उठाती है। तो जब वैज्ञानिक संवेदनशीलता के मुद्दों के साथ जुड़ा रहता है तो आप समझ सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व कितना विराट होता है। औपचारिक रूप से सर से परसों लगातार 2 मीटिंगों में मुलाकात हुई कुलपति के रूप में। और सर जिस तरह का विजन विश्वविद्यालय का लेकर के चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस उद्देश्य को अपने कार्यकाल में पूरा करेंगे। और उन कार्यक्रमों की झलक जो इस तरह के केंद्र हैं उसको आगे बढ़ाने में पूर्ण करेंगे। जैसा कि जनक सिंह जी ने बताया कि अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं इस केंद्र को स्थापित हुए, और 3.25 महीने में ही जिस तरह की गतिविधियां आदिवासी केंद्र के अंतर्गत शुरू हुई, तो निश्चित रूप से हमारे कुलगुरु के आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन से वो सब चीज़ें पूरी होंगी। कला संकाय के अंतर्गत सर का पहला विजिट है, तो हम उस रूप में भी सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुमान करते हैं कि आप आदिवासी केंद्र के बहाने कला संकाय में आए। इस व्याख्यानमाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती कीर्ति सिंह भील, जो कि हाल ही में जो खुला है मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास केंद्र, उसकी उपाध्यक्ष है। अशोक जी की दूसरे कार्यकाल की सरकार थी, तो भदवासिया में मैडम से मेरी एक बार मुलाकात हुई थी, आज दूसरी बार मुलाकात इनसे हो रही है। इनके कार्य के बारे में मैं समाचार पत्रों के माध्यम से जानता रहता हूँ। आज इस अवसर पर आप हमारे यहाँ इस केंद्र में पधारी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्वान वक्ता प्रोफेसर गणेशी लाल जी सुतार साहब, जिनका आज विशेष व्याख्यान है, श्री महाराज कुमार परिसर, पुराना परिसर SMK जिसको हम कहते हैं, मधुसूदन ओझा पीठ के 2 बिल्कुल अंधेरे से कमरों में कुछ न कुछ ढूंढते हुए प्राय मैं उनको देखा करता था। सर से कहते हैं कि सर आप यहाँ, परसों जब मीटिंग थी, सर ने कहा सर ये तो मधुसूदन ओझा केंद्र है, नॉन प्लान का है, उसमें स्टाफ भी होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। लेकिन मैंने सुतार साहब को देखा कि स्वयं ही वहाँ पर डायरेक्टर है, स्वयं ही। अब तो क्योंकि टाइपराइटर और वो सब कुछ सुविधाएं हमारे पास, कंप्यूटर के टंकन सब हो गई है, सर हाथों से चिट्ठियाँ लिख लिख करके और इस केंद्र को स्थापित करते। कहते सर रेकर साहब क्या बताऊँ, मैं खुद ही बाबू हूँ, मैं खुद ही चपरासी हूँ, मैं सभी डायरेक्टर हूँ, मैं सब काम कर लूँ। और पुस्तकों के प्रति इतना प्रेम, अब लगभग 6000 के लगभग पुस्तकें उस केंद्र के अंतर्गत हो गई है। स्वयं में धूल झाड़ते रहते थे, वो लेकर एक कपड़ा रखते थे और करके थोड़ी सी भी होती और यूँ करने लग जाते। देखते विचित्र तरह का व्यक्तित्व है इतना, क्योंकि मैं प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में रहा हूँ और पुस्तकें कितनी प्रिय हुई और उसको किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। और ऐसा काम सुतार साहब जैसा व्यक्तित्व करे तो निश्चित रूप से हम पुस्तकों की और पुस्तकों में जो छुपी हुई जो विद्या है
उसका हम संरक्षण करते हैं उस बहाने। तो ऐसा व्यक्तित्व जिनको शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, तो मुझे से सर सुनने में नहीं आया कि किसी हमारे विश्वविद्यालय को कोई मिला हो राष्ट्रपति अवार्ड। तो मुझे मेरी जानकारी में तो आर्ट्स फैकल्टी में तो कोई पहले व्यक्तित्व हैं जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मैंने सुना है कि मिला है। तो ऐसे व्यक्तित्व आज इस विषय पर बोलेंगे, आधुनिक भारत में नैतिकता की स्थिति। तो निश्चित रूप से हमारा सम्मान होगा, हम उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। आज इस सभागार में बहुत संकायों के आचार्य हैं। विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर कसेरा साहब हैं, मेरे अग्रज और जिनसे मैंने अधिष्ठाता का चार्ज लिया था प्रोफेसर एस.वी. दुबे साहब, सदा से और उदार दिल के व्यक्ति आज यहाँ विराजमान है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। विश्वविद्यालय की सिंडिकेट के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता, 2 बार कार्यकाल मिला है सर को, और परीक्षा के नियंत्रक प्रोफेसर के.आर. गेनवा साहब, प्रोफेसर ए.के. गोयल साहब, प्रोफेसर एस.के. मीणा जी, प्रोफेसर सोहन लाल जी मीणा, कांता जी कटारिया, प्रोफेसर सुशीला जी, बहुत से संकायों के यहाँ पर विराजमान है। साहित्यकार बाबूलाल जी चावरिया है, राजन जी है, कईयों का नाम लूँगा तो पूरी लिस्ट हो जाएगी। तो सुधीजन यहाँ पर विराजमान है। और इस केंद्र के निदेशक, युवा निदेशक, उनकी कार्यशैली से तो आप परिचित हैं ही। तो करीबन 9 साल इस विश्वविद्यालय में इनकी सेवाएं देते हुए हो गई। और मैं आपको बता दूं कि इनका उपनाम क्या था। इनको बाबा कहा करते थे। तो मैं कुलदीप से पूछा कि बाबा है कौन, तो कि वैसे तो मेरे चाचा लगते हैं, लेकिन उनका जो काम है आप देखेंगे तो वो वास्तव में बाबा के लायक ही हैं। इतनी सारी किताबें लिख करके, अब जब असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे करके आए तो यार देखें तो सही इनको, तो कुछ दिनों बाद में मिला तो पढ़ते लिखते ही रहते। और इतने सारे काम, हम जो भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है, मना करना कभी इनकी शब्दकोश में नहीं है। जनक जी को मैं कहता हूँ, जब कोई इस तरह का भारी काम आता है, और मैं समझता हूँ विश्वविद्यालय के हमारे यहाँ कला संकाय के इतिहास में पहली बार बिफोर लास्ट ईयर भारी काम आया। 315 शोधार्थी आ गए एक साथ में। विश्वविद्यालय को चिट्ठी लिखी हमने कि सर कि 2 इसका बैच बना दिया जाए। विश्वविद्यालय ने कहा कि 2 बैच नहीं बनेंगे, एक ही बैच बनेगा। कौन काम करेगा? दुबे साहब को हमने कहा कि सर हम काम करेंगे, और हम दोनों ने इस तरह की जिम्मेदारी। तो बड़े बड़े कभी तो छोटा सा उदाहरण है, कोई भी काम दे दिया जाता है तो उसके पीछे लग जाना। मैं बता दूं कि अब घर में इनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और यदि उस तरह की होती तो घर बैठ जाते, लेकिन वो उतने ही उत्साह से उन सब चीज़ों को भूल करके उनके भी वो करते हैं, देखभाल करते हैं, श्रीमती जी की भी। लेकिन उनके बावजूद कार्य करना एक हमारे व्यक्तित्व की पहचान बनाती है। हमारे समक्ष विराजमान हुए प्रोफेसर कौशलनाथ जी उपाध्याय साहब, जो कि पूर्व संकाय अध्यक्ष और सिंडिकेट मेंबर रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि आज का ये विषय आधुनिक भारत में नैतिकता की स्थिति, इसलिए विषय पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं तो 1-2 बातें कहूँगा कि उसके विद्वान बैठे हैं, उनसे हम सुनेंगे तो उस पर हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मैं तो आदिवासियत के संबंध में कहना चाहता हूँ कि नैतिकता, आदिवासी जो है, आदिवासी व्यक्ति, वो 3 शब्दों से अपने आप को ध्वनित करता है। उसमें पहला शब्द है नैतिकता, दूसरा शब्द है नैसर्गिकता, और तीसरा शब्द है नृतत्व। तो नैतिकता, नैसर्गिकता और नृतत्व को लेकर के जो समुदाय या जो कौम चलती है, नैतिकता के विभिन्न मानदंड हमें उस कौम से सीखना चाहिए। और जो जितना प्रकृति के नज़दीक होता है वो समुदाय उतना ही नैतिक होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सभ्यताएं जो है उसके बारे में सुतार साहब बहुत विस्तार से बताएंगे कि जिनको कथित रूप से हम सभ्यताएं कहते हैं, वो सभ्यताएं पनपती है वो नैतिकता का उल्लंघन करके ही पनपती है। हमारा समाजशास्त्र कहता है, नरविज्ञान कहता है, और जितनी ज्ञान की शाखा हैं वो कहती हैं कि जिसको कथित रूप से आप सभ्यताएं कहते हैं वो नैतिकता के कई मानदंड तोड़े बिना, वो चाहे आपका कथित रूप में चाहे वो प्रजातंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे नौकरशाही हो, उसमें नैतिकता के कई मानदंडों को तोड़ करके ही हम
उनको स्थापित करते हैं। और मैं सबसे बड़ी तो कहता हूँ कि आधुनिकवाद नैतिकता की स्थिति, अध्यापक हैं हम, हमारा कर्म यदि हम ईमानदारी से निभा लें, हम कक्षाएं समय पर ले लें और विद्यार्थियों के साथ सही समय पर सही तरह का व्यवहार करें, तो सबसे बड़ी नैतिकता वही हो सकती है। आपने मुझे, जनक जी ने यहाँ पर बुलाया, बहुमान दिया। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ कि ये केंद्र उनके सपनों के अनुरूप फले फूले और आगे बढ़े, और उसमें हमारा कुल गुरु का बिल्कुल आशीर्वाद रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मीना साहब का कि आप आए और कुलपति महोदय आपका सम्मान करें। डॉक्टर अजय खान जी मीना, आपने एक विशेष सहयोग राशि देकर इस आदिवासी केंद्र को उपलब्ध किया है, और मैं साथ में आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर रश्मि मीना को, आप भी आए और सहयोग करें। आप श्रीमान आचार्य राज मीना साहब, हमारे शिक्षक का साथी डॉक्टर रश्मि मीना जो इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपके पिताश्री हैं। आपने हमें पुस्तकों के लिए विशेष सहयोग दिया है। मैं आपका इस मौके पर विशेष हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर PM मीना साहब से कि आप आए, और आपने हमें विशेष सहयोग दिया है, और केवल आर्थिक सहयोग नहीं, आप दूसरी तरह से भी हमारे साथ खड़े हैं और इस केंद्र को स्थापित करने में आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर PM मीना साहब, आप मैकेनिकल विभाग में आप प्रोफेसर हैं, इसी विश्वविद्यालय के आप पास हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। अब मैं आग्रह करता हूँ प्रोफेसर यादराम जी मीना साहब से कि आप आए। आप इस केंद्र को स्थापित करने के लिए सतत रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर यादराम जी मीना साहब, आप संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हैं। आप सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों में सहयोग के लिए जाने जाते हैं। प्रोफेसर यादराम जी मीना साहब, धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर विजयश्री से आप आए, और आपने हमें सहयोग किया है। आप राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य हैं और हमेशा ऐसे कार्यों के लिए आप सहयोग देते रहे। डॉक्टर विजयश्री, स्वागत और अभिनंदन। अब मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर शीतल प्रसाद जी मीना, आप आए। आप विधि संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका सहयोग सामाजिक और शैक्षणिक योगदान के लिए सदैव याद रहेगा। डॉक्टर शीतल प्रसाद जी मीना, आपका आदिवासी अध्ययन केंद्र की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत, अभिनंदन। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर किरण चौधरी को कि आप आए। आपने भी हमें सहयोग किया है। आप जयपुर से चलकर हमारे बीच आइए। आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, और आप हमेशा हमें सहयोग देते रहते हैं। आप संस्कृत विभाग की शोधार्थी रही हैं और आपने आदिवासी अध्ययन केंद्र के लिए सहयोग किया है। अभी मैं यादराम जी में इकोनॉमिक्स से मेरी हो चुकी है। क्या बात है, कहीं लगे सर मैं कोचिंग स्टूडेंट, संस्कृत में आधुनिक महाकाव्य में प्रतिबिंबित समाज की
आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर रामचंद्र जी से कि आप आए। आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मूल रूप से आप जोधपुर और इस विश्वविद्यालय से संबंध रखते ही हैं, आपका एक घर है। तो आपका स्वागत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर बाबूलाल चामरिया जी को। आप आए और आप दलित चिंतक के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। आपने दलित साहित्य में विशेष रूप से काम किया है और हिंदी विभाग के लिए और गौरव की बात है कि आपने हिंदी विभाग डॉक्टर किशोर लाल जी नगर साहब के शोध निर्देशन में इस उम्र में अपना शोध कार्य किया है। आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आपने केवल दलित साहित्य को पढ़ा और लिखा ही नहीं है, आपने उसको जिया भी है। और किसी भी प्रकार का साहित्य और सामाजिक कार्य होता है वहाँ बाबूलाल जी हमेशा उपस्थित रहते हैं। ऐसे महान विद्वान का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। निवेदन करता हूँ मैं डॉक्टर अर्जुनलाल जी मीना साहब से कि आप आए। आप भूगोल विभाग में सहायक आचार्य के पद पर हैं। आप खास तौर से पर्यावरण के प्रति आपकी विशेष जागृति है और शैक्षणिक योगदान के लिए आप जाने जाते हैं। आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को हम स्मृति चिन्ह आदिवासी अध्ययन केंद्र की ओर से भेंट करना चाहेंगे। और स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ प्रोफेसर एस.एल. मीना साहब से आए और कुलपति महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर सुमन लता जी से कि आप आए और श्रीमती कीर्ति जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। डॉक्टर सुमन लता, आपका आदिवासी समाज के लिए विशेष योगदान है। निवेदन करता हूँ प्रोफेसर के.एन. उपाध्याय जी से कि आप आए और जी.एल. सुतार साहब का वो स्मृति चिन्ह भेंट कर। प्रोफेसर उपाध्याय साहब हमारे पूर्व अधिष्ठाता कला संकाय के पूर्व विभाग अध्यक्ष हिंदी विभाग के, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। सौभाग्य है सर। अरे भाई आप लोगों के साथ ही काम है, आप लोगों के साथ ही चला गया। मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर प्रवीण चंद जी से कि आए और प्रोफेसर हैगर साहब को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। दुख में हमेशा उनके साथ रहे। ऐसे व्यक्तित्व का मैं कुलपति महोदय से निवेदन करता हूँ कि हमारे बीच आए, उनका मान सम्मान करें।
धन्यवाद सर। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती कीर्ति जी से कि आप आएँ और हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें। श्रीमती कीर्ति जी। आज के इस आयोजन में हमारे मंच पर विराजमान हमारे कुलपति महोदय साहब, कन्हैयालाल जी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर जनक सिंह जी मीणा साहब, किशोरी लाल जी और गणेश लाल जी सुथार साहब, और यहाँ पर विराजमान सभी प्रोफेसरगण और यहाँ पर विराजमान सभी छात्र और छात्राएं, और इस आयोजन को करवाने वाले हमारे सभी संबंधित सहयोगी। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है और हम यहाँ पर जिस उद्देश्य को लेकर एकत्र हुए हैं वो उद्देश्य है शिक्षा के बारे में, अनुसूचित जनजाति वर्ग को विशेष रूप से शिक्षा के प्रति आकर्षित करने का। मैं मंच के माध्यम से और अपनी तरफ से धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ आप सभी का कि जिस तरीके से आपने एक लाइब्रेरी का निर्माण किया है और वो भी अपने निजी हाथों से। ऐसा नहीं कि सरकार ने किसी तरीके की सहायता दी है या आपने उनसे किसी तरीके की सहायता प्राप्त की है। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और भाग लेने के बाद में एक सुंदर लाइब्रेरी का निर्माण किया, जिसमें कि हमारे सभी अनुसूचित जाति जनजाति के जो बच्चे हैं वो वहाँ से, अन्य लोग भी शिक्षा के लिए तो जुड़ ही सकते हैं, मेरा ये मानना है, लेकिन फिर भी आपने एक विशेष कार्य को दिशा दी। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी बहुत विद्वान हैं, हम तो उनके सामने कहाँ बोलने की हिम्मत करें, लेकिन फिर भी जब बोलने का मौका दिया है तो मैं आप लोगों को जानकारी लाना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से मुझे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है क्षेत्रीय मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का। तो मेरा भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है या मेरा भी कहीं ना कहीं एक धर्म बनता है कि मैं इस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए और आपके सहयोग के लिए आगे आऊं और जितना हो सके आप लोगों का मदद कर सकूं। और ये जो एक अध्ययन केंद्र आप लोगों ने स्थापित किया है उसके अंदर मेरा भी कहीं ना कहीं कोई योगदान हो। हम बात करते हैं क्योंकि मुझे जिस तरीके से आप सभी लोग शिक्षित और प्रोफेसर वर्ग बैठा हुआ है तो उनके सामने तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक सरल सी भाषा में बोलना चाहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अनुसूचित जनजाति वर्ग को विशेष रूप से सहयोगी सहभागी होना आवश्यक है। क्योंकि पढ़ाई के लिए हमारे यहाँ जो गांव ढाणियों के अंदर बैठे हुए हैं जो बच्चे, उनको अभी तक भी पढ़ाई के लिए बहुत कमी महसूस होती है। लोगों का वहाँ से यहाँ तक आने जाने का जो साधन है वो सुगम नहीं हो पाता है। उनको जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। क्योंकि हम ये कहते तो हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हमारा विकास होगा, लेकिन उस विकास के अंदर कई अवरुद्धता है जिनको कि हम लोगों को आगे बढ़कर सरल करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे वीसी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सर, एक अनुसूचित जनजाति का छात्रावास है, आपको भी जानकारी होगी उसके बारे में। मुख्य रूप से वो जनजाति की बच्चियों के लिए खोला गया था और ये टाडा माडा के तहत जो योजना आती है उसके अंतर्गत लाया गया था। लेकिन अभी कुछ समय पहले उस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। हाँ, छात्रावास का, सॉरी, उस छात्रावास का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। हमने सरकार के सम्मुख भी पत्र लिखा है और आपसे भी मेरा विशेष निवेदन है कि अगर बच्चों की स्ट्रेंथ कम है या कोई और आता है तो बात अलग है कि शिक्षा सभी का अधिकार है मूल रूप से, लेकिन फिर भी जब विशेष रूप से जब वो आदिवासी छात्राओं के लिए बनाया गया था तो उसका नाम परिवर्तन करने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता था। हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, वहाँ से भी कार्रवाई होने का हमें आश्वासन मिला है। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप उसके ऊपर विशेष रूप से गौर करें और हम ये चाहते हैं कि किसी आदिवासी महिला के ऊपर या किसी विशेष इंसान के ऊपर उसका नामकरण किया जाए। और मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप कालीबाई के नाम पर उसका अगर नामकरण करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कालीबाई भील के नाम से जी,
तो ये हमने सरकार से भी अनुरोध किया था कि अगर कालीबाई भील के नाम पर अगर आप उसका नामकरण करवाते हैं तो हम लोग हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं और आभारी रहेंगे। और कई ऐसी समस्याएं हैं सर जो कि आपके सम्मुख भी होगी, आपको भी जानकारी होगी और सभी छात्र छात्राएं भी आपके बीच में लेकर आएंगे। तो आप अभी यहाँ पर विराजमान हुए हैं, आपके पास में जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ और मैं सरकार से सीधी सहयोग करने के लिए या उनसे मदद लेने के लिए आपके प्रति बिल्कुल तैयार हूँ। आप जो कहें, जैसा कहें। मुख्यमंत्री जी की भी एक ही सोच है और एक ही विचार है कि हमारे जो प्रदेश के अंदर है वहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य किसी भी तरीके का कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी इंसान हो, सबको शिक्षा दी जाए। और शिक्षा लेना हमारा संविधान के अंदर भी एक धर्म है। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से जनक सिंह जी और आपके सभी सहभागी यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपकी मदद के लिए हैं, तो आप लोगों को भी कर्तव्य बनता है कि जितने भी अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो आगे से आगे आएँ और उनको कोई परेशानी, कोई कष्ट या कोई तकलीफ़ हो तो उस तकलीफ़ के अंदर आप इनका सहयोग ले सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं या जो व्यक्ति आप लोगों के लिए मुफ्त किताबों की व्यवस्था करवा रहे हैं, जो सुख सुविधाएं की व्यवस्था करवा रहे हैं कि आप कैसे भी करें, पढ़ें और पढ़ के अपने समुदाय का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग यहाँ से जाएंगे तो आप मान के चलिएगा कि ये सिर्फ आप ही नहीं जाएंगे। अगर यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अगर आप जाते हैं तो देश में, विदेश में आप अच्छी पोस्ट पर जाते हैं, अच्छे पद पर जाते हैं, तो आपके प्रोफेसर का नाम होगा, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होगा, आपके शहर का नाम होगा। अगर आप अपने शहर का, अपने माता पिता का, अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने प्रोफेसर का नाम रोशन करते हैं तो आप मान के चलिए कि ये सबसे बड़ा सुख होता है जो एक शिक्षक होता है। उस शिक्षक का उद्देश्य ही यही होता है कि मेरे पढ़ाए हुए जो छात्र छात्राएँ हैं वो भविष्य में आगे बढ़ें, आगे जाएं और कहीं ना कहीं वो उस मुकाम को हासिल करें जो कि एक चमकते सितारे की तरह होता है। तो आप सभी लोग शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षित वर्ग से हैं, आप सभी लोग जानकार हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जब भी मेरी आवश्यकता पड़े उस टाइम पे आप मुझे याद करिएगा। मैं आप लोगों की मदद के लिए तैयार हूँ और विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बिल्कुल चिंतित रहते हैं कि जहां आपको आवश्यकता पड़े आप मुझे सिर्फ एक चिट्ठी भेज दीजिए। अगर नहीं मिल सकते हैं तो मैं आपकी हर संभव मदद या प्रयास करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने अभी बजट के अंदर अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावासों की घोषणा करी है और वो हर प्रदेश के, हर ज़िले के अंदर करी है। तो आप मान के चलिए कि जब सरकार काम कर रही है, आपका विश्वविद्यालय के अंदर वीसी साहब काम करने के लिए, मदद के लिए तैयार हैं, आपके प्रोफेसर रात दिन आपके निरंतर प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, तो कहीं भी हम कहीं कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, आप लोगों ने मुझे इतना स्नेह दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ और पुनः दोबारा आपसे मिलूँगी और मिलने की मेरी भी इच्छा होगी। क्योंकि जिस तरीके का काम आपका चल रहा है, हर आदमी ये चाहता है कि ये जो एक ज्ञान की जो गंगा है उसके अंदर कहीं ना कहीं 2 बूंद योगदान हमारा भी होना चाहिए। धन्यवाद। आप तमाम बाधाओं के बावजूद लेखन कार्य को जारी रखे हुए हैं। धन्यवाद सर। कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव है। पहले मुख्य वक्ता का जो वक्तव्य होना था, कुलपति महोदय की थोड़ी व्यस्तताएं हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं और लगभग 147 शोध पत्रिकाओं में आपके प्रकाशित हो चुके हैं और कई सुधार के आपके मार्गदर्शन में शोध कार्य कर चुके हैं। और खास तौर से मैं बात करूँ कि आप अनेक ऐसी साइंटिफिक सोसाइटीज की फेलो रहे हैं जिनका योगदान साइंस में या विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य है। उनको
उनके माध्यम से आपने विज्ञान को और तकनीकी को जो योगदान दिया है वो आपका सम्मानीय है, माननीय है। और जोधपुर विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कुलपति बनने से पहले आप भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर में प्रो वाइस चांसलर के रूप में काम कर चुके हैं। ऐसे विराट व्यक्तित्व और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी कुलपति को पाकर हम गौरव महसूस करते हैं और मैं निवेदन करता हूं ऐसे गौरवमय व्यक्तित्व को आए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर के श्रीवास्तव। बहुत धन्यवाद अनाउंसर महोदय, आपने बहुत अच्छे शब्द मेरे बारे में कहे, लेकिन मेरा परिचय सिर्फ बहुत छोटा सा है कि मैं एक टीचर हूँ। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय कीर्ति भील जी, हमारे भाई जनक मीणा जी जो इस प्रकोष्ठ के कर्ता धर्ता हैं, भाई किशोरी लाल जी रैगर साहब जो उस अधिष्ठाता के अलावा भी बहुत कुछ हैं हमारे विश्वविद्यालय के लिए, गणेशी लाल जी सुथार हमारे सालों साल पुराने मित्र, जब इन्होंने यहाँ शोध संस्थान मधुसूदन ओझा सेल का चार्ज लिया, मैं चमत्कृत था कि उसके अंदर की किताबों में क्या क्या चीज़ है। हमारे जियोलॉजी के 2 बहुत बड़े वॉल्यूम, शोध के वॉल्यूम मधुसूदन ओझा सेल ने पब्लिश करे हैं उन 18 किताबों में से। सभागार में उपस्थित मेरे अजीज़ मित्र और बहुत विद्वान साथी SP दुबे साहब, प्रोफेसर गेनवा साहब इन एब्सेंशिया, कसेरा साहब, मैडम कटारिया, SL मीणा साहब, यादराम मीणा साहब, SK मीणा साहब, अर्जुन लाल जी मीणा साहब, जय सिंह जी, भाई प्रमोद और श्रीमती प्रमोद, आप सबकी उपस्थिति का मैं आभारी हूँ और विशेष रूप से आभारी हूँ उन लोगों का जो पीछे की बेंचों में बैठे हुए हैं और हमारे प्रिय छात्र छात्राएं मित्र हैं। हाँ, ये प्रकोष्ठ बनाए गए थे। हमारे विश्वविद्यालय में करीब 25 से 30 ऐसे प्रकोष्ठ चल रहे हैं, नेहरू प्रकोष्ठ, बौद्ध प्रकोष्ठ, महिला अध्ययन केंद्र और इस तरीके से कई सारे प्रकोष्ठ, जिनमें से अंबेडकर प्रकोष्ठ भी है। लेकिन आदिवासी जनजाति के प्रकोष्ठ का नया हमने इसमें जोड़ा है। ये प्रकोष्ठ हमारे विभाग नहीं है। ऐसा मैं विशेष रूप से आपसे इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि प्रकोष्ठ के विभाग से ज़्यादा काम है, कुछ अलग काम है। पहला काम तो ये है कि जिस भी विषय विशेष के लिए हमने प्रकोष्ठ बनाया है वो उसका अध्ययन कर उसके कोई सर्टिफिकेट कोर्सेस, कोई डिप्लोमा कोर्सेस बच्चों तक, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन तक दे सकें। दूसरा जो हम इन प्रकोष्ठ का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, उस विषय विशेष पर शोध करें, उच्च स्तरीय शोध करें। शोध के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें लाइब्रेरी एसेंशियल है, आप समझ सकते हैं, तो उस लाइब्रेरी को यहाँ जोड़ा गया। इन प्रकोष्ठों का जो तीसरा उद्देश्य है वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा उद्देश्य इन प्रकोष्ठों का है, मैं थोड़ा सा कभी कभी गलती से अंग्रेजी बोल जाता हूँ, ड्यूटी ऑफ टीचर आउटसाइड द क्लासरूम। ये प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय के अंदर हम जितना अध्ययन करते हैं, जितना शोध करते हैं, जो सारी चीज़ें आपस में बांटते हैं, जो ज्ञान बच्चों को देके डिग्री देके शिक्षा देते हैं और बाद में दीक्षांत समारोह में दीक्षा दे देते हैं, उससे थोड़ा अलग है। इसलिए अलग है कि समाज में जाके, यूनिवर्सिटी के बाहर जाके, क्लासरूम के बाहर जाके विश्वविद्यालय के कर्तव्य हैं, और ये जो विश्वविद्यालय के कर्तव्य हैं उनको पूरा करने के लिए इन प्रकोष्ठों का गठन किया जाता है। हम हमारे प्रकोष्ठ की भरपूर तारीफ़ करें कम है, भाई जनक की तारीफ़ करें कम है, हम सबके सामने हैं। बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, उन्होंने दूसरों की खूब तारीफ़ करी, लेकिन वो कितने सम्मान के पात्र हैं ये हम सब जानते हैं, उसको अननेसेसरी इलेबोरेट नहीं करूँगा। उनकी अपनी विद्वता का प्रमाण मेरे हाथ में है, ये भाई जनक की विद्वता का प्रमाण है जो मैं मेरे हाथ में लिए हुए हूँ। आदिवासी ही क्यों,
हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा समाज है जो पिछड़ा समाज है। हम बहुत बड़ा उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि उनकी स्टडी कर रहे हैं। हम बहुत बड़ा एहसान उनके ऊपर कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय में हमने एक शोध पीठ उसका बना दिया और करके इति श्री कर लेते हैं कि हमने कर लिया जो हमें करना था, अभी मैं वापस जाऊंगा और अपने एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ जाऊंगा। जो सच्चाई है इस देश की वो ये है, जो सच्चे लोग जो सच में इस देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारतीय हैं, हम उन 1% लोगों में से हैं जो सच्चे भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वो जनजातियाँ, वो हमारे आदिवासी भाई, वो जंगल में, झोपड़ी में, टपरे में, पेड़ के नीचे कभी कभी पेड़ के पत्ते खाकर अपने जीवन का निर्वाह करें, वो कैसे जीते हैं उसकी कल्पनाएं कर पाना भी कभी कभी हमारे लिए लगभग असंभव होता है। मैं सिर्फ 2-3 घटनाओं की आपसे बात करूंगा। भाई ने कहा, रेगर साहब ने, हाँ मेरा फिल्मों से संबंध है। फिल्म कभी जैसे साहित्य को दर्पण हम लोग माना करते थे समाज का, फिल्में वैसे ही एक दर्पण रही हैं जो समाज की बहुत सारी चीज़ों को कई तरीके से दिखाती हैं। एक मध्य प्रदेश के पत्रकार ने मध्य प्रदेश की जनजातियों के ऊपर फिल्म बनाई। फिल्म का नाम मैं भी याद नहीं कर पाऊँगा, जाहिर है कि पॉपुलर तो हुई नहीं थी। उसमें कहीं सलमान खान नहीं थे, कहीं डांस नहीं थे, कहीं गाने नहीं थे। आदिवासी जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो हमारा उड़ीसा का एरिया है, वहाँ से एक लड़की को पत्रकार खरीदता है, युवा लड़की को पत्रकार खरीदता है और पत्रकार स्वयं तांगे में बैठता है, जहाँ से वो अपने सबसे समीपस्थ जो शहर है वहाँ जाने की कोशिश करता है और वो जो लड़की उसके साथ जिसको खरीद के वो ले जा रहा है वो उस तरह से दौड़ती है तांगे के साथ जैसे तांगे की घोड़ी दौड़ती। कितना दर्दनाक दृश्य, एक सच्चा दृश्य है। मैंने खुद उड़ीसा के आसपास जनजातियों में, हमारा सौभाग्य है कि समाज के बहुत अंदर हमें जाना पड़ता है क्योंकि जियोलॉजी है। जियोलॉजी अगर कहीं जंगल में 1 मीटर भी हमने ज़मीन देखने से छोड़ दी तो शायद हम किसी बड़े मिनरल डिपॉजिट की खोज से वंचित रह जाएं। इसलिए चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहे हों, चाहे वो डाकुओं के एरिया रहे हों, हमें हर जगह जाके वो ज़मीन का, और इसलिए ट्राइबल से भी हमारी मुलाकात होती है। और जब हमारी मुलाकात उड़ीसा के ट्राइबल से हुई, मेरे अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। मेरे को अधनंगी स्त्री माँ रूप सामने आई, अपने बच्चे को गोद में लिए थी, 2 छोटे बच्चों के हाथ पकड़े हुए थी। मुझसे कहती है, क्षमा, ₹10 में आप मेरा बच्चा खरीद लीजिए। ये सच्ची घटना है। मेरा एक छात्र उदयपुर के जनजातीय एरिया में स्कूल टीचर अपॉइंट हुआ, पगडंडियों से चलता हुआ डीप इनसाइड विलेज में जब वो ज्वाइन करने गया तब उसको पता चला कि यहाँ अभी उसका गांव आया नहीं है। गोगुंदा के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। उसने कहा अभी गांव नहीं आया, अभी आपको और आगे जाना है। और वो एक ट्राइबल उसके साथ आया और उसको ले जाके वहाँ गांव में वो स्कूल दिखाया कि उस पूरे गांव में एक बिल्डिंग थी जहाँ स्कूल भी था। उसने वो स्कूल ज्वाइन कर लिया। गोगुंदा के आदिवासियों के बारे में हम सब वैसे ही थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि निकलते रहते हैं यहाँ आसपास। अगले दिन क्या हुआ, उसके घर चोरी हो गई। मैंने कहा समीर नवल उसका नाम है क्योंकि ये सच्ची घटना है और यहाँ हमारा जो अंबेडकर विश्वविद्यालय है उसमें वो शिक्षक है, उसकी पत्नी भी शिक्षक है। मेरे अंदर में शोध किया है उसने, समीर नवल ने। मैंने कहा तुम्हारा चोरी क्या हुआ? उसने कहा सर, हंसने लग गया, कहता है कि जितने 100 के रुपए थे वो फेंक गए, जितने 10 के रुपए थे वो उन्होंने उठा लिए और जो चीज़ उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण समझ के उठाई है वो है नमक का पैकेट। इन सब बातों को कहने के पीछे मेरा एक सीधा सा उद्देश्य है कि आप जो जनजाति हैं उन जनजाति को जनजाति जैसा समझने की कोशिश करिए। अपने देश की इस चकाचौंध से बहुत दूर उन्हें समझने की कोशिश करिए। हम जो काम कर रहे हैं निर्थक नहीं है लेकिन पूर्ण नहीं है।
इस सेंटर का एक्सटेंशन हम निश्चित रूप से फील्ड में करेंगे, जंगलों में करेंगे, उन जनजातियों के ऊपर हम लोग जाके काम करेंगे। मुझे बहुत विश्वास है और ऐसा ज़रूर होता रहेगा जब तक हमारे भाई जनक जी जैसे कर्मठ लोग इस संघर्ष में जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेट आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिन लोगों ने इस सभा को ऑर्गेनाइज़ किया है और मुझे याद किया, बहुत बहुत आभार उन लोगों का। लेट होने का कारण भी यही था कि हमारे यहाँ किसी की कंडोलेंस हो गई थी और 12:30 बजे ही थी, तो स्वाभाविक रूप से मुझे आने में 15 मिनट की देरी हुई। आप सबका बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अपने मन में इस सभा से एक वचन लेके जाएं कि इस कर्तव्य में आप कदम पीछे नहीं खींचें। धन्यवाद। तो हिंदू कहते हैं ये अपवित्र हो गई, इसको हम अब नहीं लेते, देयर इज नो एडमिशन इन आवर सोसाइटी। ये तो हमारा दुर्भाग्य है। हमारे स्मृतिकारों ने कहा, भले आदमियों, इस नारी का क्या दोष है, इसको आप प्रवेश क्यों नहीं दे रहे हो वापिस। हमने हिंदुओं ने प्रवेश नहीं दिया, ये हमारा अपराध है। अल्तेकर साहब लिख रहे हैं, समझा। चलें आगे। अब भाई ऐसा है कि मैं एक बात कहता हूं आपको उपनिषद की। हमारे उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में आया है कि एक अश्वपति नाम का राजा था। एक्चुअल में हिस्टोरिकल है। अश्वपति कौन था? अश्वपति ये सती सावित्री के पिता, सती सावित्री हुई है ना, उसके पिता का नाम क्या था? अश्वपति, समझा। और वो केकई देश के, आजकल हम प्राचीन नामों को जानते नहीं है। अब मिथिला किसे कहते बताओ? मिथिला किसे कहते हैं? पता ही नहीं अपने को। जो दरभंगा डिवीजन है, दरभंगा बिहार में, वो प्राचीन काल में मिथिला था। तो इसी प्रकार केकई देश में भी था, समझा। तो वो केकई देश का राजा था, उसके यहाँ ब्राह्मण आए, तो उन ब्राह्मणों को क्या कहा उसने, सुनो आप ध्यान से। वो राजा क्या कह रहा है? नमे स्तेनो जनपदे, हे ब्राह्मणों, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, न कदरियो, कोई अदानी नहीं है, कंजूस नहीं है, न मद्यपा, कोई शराब पीने वाला नहीं है, और न अनाथाग्नि, कोई भी यज्ञ नहीं करने वाला नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है। लास्ट बात आप सुनिए, लास्ट बात हमारे काम की है, जो अंतिम में उसने कहा, वो हमारे आधुनिक समाज में काम की है। वो उसने क्या कहा कि हे ब्राह्मणों, मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी नहीं है। तो व्यभिचारिणी तो होगी कहाँ से? मेरे राज्य में कोई स्वैरी नहीं है, स्वेच्छाचारी नहीं है, तो व्यभिचारिणी कहाँ से होगी? तो मैं कहता हूं कि हमारी सरकार कम से कम एक लक्ष्य को तो प्राप्त कर ले भाई, बाकी सब जो है नहीं हो सके। एक लक्ष्य को कह ले कि हमारे भारत में ये नहीं है अपराध, और इसलिए नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आता हूं बात सीधी। हाँ, मनुष्य जो है, एक बात और आई इसमें कि भी जो शिक्षक और आचार्य हैं, वो ऐसा अपराध क्यों करता है? आप कहेंगे वो तो शिक्षित है, तो पुस्तकीय ज्ञान से कोई विवेक नहीं आता है। हमारे यहाँ कहा है, शास्त्राणि अधीत्यापि भवन्ति मूर्खा। शास्त्र पढ़ने के बाद भी यदि ज्ञान नहीं है तो मूर्ख है। और शास्त्र नहीं पढ़ा है, गांव का अज्ञानी है, फिर भी उसके अंदर ज्ञान है। तो इसलिए इसका कोई शिक्षा से संबंध नहीं है, किताबी शिक्षा से नहीं है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि 2 प्रकार की योनियां हैं, हे अर्जुन। हाँ, क्या कर दे? बस कर देता। एक तो दैवी सृष्टि और एक आसुरी। तो जो आसुरी वृत्ति वाले हैं वो ऐसा आचरण कर रहे हैं, समझा। और आगे मैं आपने कहा है, तो इसलिए आसुरी वृत्ति के कारण है। अब आपको मैं बताऊं कि दुर्योधन और रावण, दुर्योधन तो शास्त्र को जानता था, तो मूर्ख थोड़ी था, राजनीति शास्त्र का विद्वान था, और रावण महापंडित था। लेकिन उन्होंने अपराध क्यों किया? दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मुझे मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरा मन ही नहीं होता, मैं धर्म में जाता ही नहीं। और जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को जानता हूं, लेकिन उससे मैं हट नहीं सकता। तो क्या बात है भाई? वो कह रहा है कि केना भी देवे निर्दिष्टेना, मेरे हृदय में कोई ऐसा देवता बैठा है जो मेरे को ऐसा करवा रहा। वो देवता कौन है? कौन है देवता? आसुरी वृत्ति, असुरों की वृत्ति,
अनैतिक वृत्ति, आसुरी जो वृत्ति है, जो दुराचारी वृत्ति है, उसके अंदर जन्मजात भरी हुई, वो जन्मजात है, उस वृत्ति से ऐसा हो रहा है, समझा। और आगे मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको आर्थिक, अब इसको छोड़ें, ये तो था काम पुरुषार्थ से संबंधित। अब जो हमारा अर्थ पुरुषार्थ से संबंधित अत्याचार है वो हो ही रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, रोजाना आप आर्थिक घोटालों के समाचार पढ़ते हैं, वो क्यों हो रहे हैं? हमारे जितने भी हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो 7 पीढ़ियों का धन इकट्ठा करना चाहते हैं, 7 पीढ़ियों की। हमें नौकरी क्या मिल गई है, हमें तो रिश्वत लेकर के 7 पीढ़ियों का धन इकट्ठा करना है। अब हमने 7 पीढ़ियों की इकट्ठा नहीं करना तो हम भी तो भूखे तो नहीं मर रहे हैं, समझा। बस मैं खत्म कर रहा हूं, मैं कोई सिस्टम से नहीं पढ़ रहा हूं। तो भाई मनुष्य को ये भी सोचना चाहिए कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, समझा। और जो उनकी तृष्णा है ना, तृष्णा के बारे में हमारे यहाँ क्या कहा, सतुभवित दरिद्री इस तृष्णा विशाला, जिसकी धन के लिए तृष्णा विशाल है वो दरिद्री है। गरीब आदमी दरिद्र नहीं है, ही सेटिस्फाइड। और हमको कठोपनिषद पढ़ना चाहिए। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को इतने प्रलोभन दिए, उन्होंने उसका परीक्षा ली कि ये आत्मज्ञान का अधिकारी है कि नहीं। आत्मज्ञान बताने से पहले उन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया। आजकल होता है ना एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो प्राचीन काल में भी होता था। उसने नचिकेता ने कहा कि मुझे आप आत्मज्ञान दीजिए तो कि तुम्हारी मैं परीक्षा लूंगा पहले। उन्होंने परीक्षा में क्या कहा, तू हाथी ले ले, घोड़े ले ले, हिरण्य सोना ले ले, 1000 साल का जीवन ले ले, सब कुछ ले ले, दुनिया का साम्राज्य ले ले, लेकिन ये यू शुड नॉट आस्क व्हाट इज द स्टेट ऑफ सोल आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद में आत्मा की क्या गति होती है, ये मुझसे मत पूछ। मरने के बाद में वो कहता है कि साहब मुझे ये बताइए, कुछ लोग तो कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहता ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद रहता है। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद आत्मा की गति क्या होती है। वो उसने उसकी परीक्षा ली और देखो नचिकेता ने क्या कहा, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य है क्या, 2 मिनट बोल दूं, न वित्ते न, क्या आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं ना, परेशान तो नहीं हो रहे आप, हाँ। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, ह्यूमन बीइंग इज नॉट टू बी सेटिस्फाइड बाय वेल्थ। कोई धन से संतुष्ट हुआ है क्या? बड़े बड़े करोड़पति भी आत्महत्या करते हैं, बड़े बड़े करोड़पति भी, देयर आर सैड रिच पर्सन, उनको हम क्या कहते हैं, दुखी धनी, दुखी धनी। तो धन से दुखी नहीं होता, सुखी नहीं होता आदमी। एक बात भाई आप ध्यान रखें, हमारा एक ईशोपनिषद है, उसके पहले ही मंत्र में अंतिम पंक्ति में कहता हूं, उसमें क्या कहा, मां गृधा कश्चित धनम, किसी के पराये धन के लिए गीत मत बनो। गीत, गीत जानते हो, वल्चर जो मरे हुए पशुओं को खाता है, उसके लिए लोभ मत करो, ऐसा कह सकते थे। गीत मत बनो क्यों कहा भाई, लोभ मत करो पराये धन के लिए कह सकते थे। गृध धातु क्यों काम में ली, वो इसलिए ली कि गीध ऐसा पक्षी है जो मृत पशु के लिए बहुत लोलुप होता है। मैंने तो गांवों में देखा है कि गीध मृत पशु पर किस ढंग से बुरी तरह से लपटते हैं, झपकते हैं, पड़ते हैं। मैंने तो गांव में देखा गीध, और वो होते ही नहीं है वहां, न जाने वो आकाश में कहां से 1-5 मिनट में वो इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं दिखते ही नहीं, और 5 मिनट में इकट्ठे हो जाएंगे। और वो इस प्रकार, तो मनुष्य में और गीध में क्या समानता है, अति लोलुपता। अति लोलुपता बताने के लिए गृध धातु काम में ली। तो अब आपको बताऊं, मनुष्य उस गीध से भी गया गुजरा है। क्यों? गीध जो खा रहा है वो लोभी तो है, लेकिन वो उसका भक्ष्य है। भगवान ने उसके लिए यही भक्ष्य बनाया है कि तुम मृत पशु का मांस खाओगे, वो उसका भोज्य है कि नहीं। जैसे हमारा अपना भोज्य बनाया भगवान ने, पशुओं का चारा बनाया। अब चारा घोटाला भी तो आप जानते हो, तो पशुओं को वो न जाने कितने डिकेड से परेशान कर रहा है, दशाब्दियां बीत गई, समझिए। चलो छोड़ो, मैं किसी का नाम नहीं लेता। तो मैं ये कह रहा हूं
कि जो गीत गाते हैं वो तो धर्म पाप नहीं है, वो पाप नहीं है, वो तो उनका भोजन है, दिखाएंगे वो तो। लेकिन मनुष्य पराये धन को खाता है, वो क्या उसका धर्म है? वो पाप है, पराये धन। इसलिए मनुष्य गीत से भी हीन है। बस अब समाप्त करता हूं और आपने तालियां बजा दी। बस अब मैं आपको मैं लास्ट कह देता हूं एक कि हमें यदि सदाचार की दृष्टि से, भाई सरकार तो करेगी ही, शासन तो हमको जो है वो ठीक करेगा ही, लेकिन यदि हम शिक्षा की दृष्टि से करें तो क्या आपको हिस्ट्री में नैतिक शिक्षा मिलती है? पॉलिटिकल साइंस में नैतिक शिक्षा मिलती है? तो इसलिए शिक्षा की दृष्टि से आपको कठोपनिषद, शिक्षावल्ली, तैत्तिरीय उपनिषद की, गीता की देवी आसुरी संपत्ति और कर्म योग के कुछ श्लोक ये आपको पाठ्यक्रम में रखने पड़ेंगे। और ये आप कहेंगे कि साहब उपनिषदों में तो आत्मज्ञान है, तो क्या हमारे लिए ऐसा कहा है कि जब हम बूढ़े हों तभी आत्मज्ञान प्राप्त करें? क्या हम जवान हैं तब हमको आत्मज्ञान नहीं होना चाहिए? हम अनात्मज्ञानी रहना चाहते हैं क्या? हमें आत्मज्ञान तो कभी सदा ही रहना चाहिए। इसलिए यदि उपनिषद आत्मज्ञान सिखाते हैं कि तुम्हारी आत्मा ऐसी है तो क्या बुरा है? आत्मज्ञानी होने से आप अनैतिक नहीं होगे। अनैतिक आत्मज्ञानी नहीं हो सकता और आत्मज्ञानी अनैतिक आचरण नहीं कर सकता। तो आत्मज्ञान करना जरूरी है विद्यार्थियों को। कोई ये जरूरी नहीं है कि महात्मा प्रवचन देंगे और बूढ़ी औरतों को आत्मज्ञान कराएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। आत्मज्ञान तो हरदम चाहिए। अब मैंने दर्शन शास्त्र पढ़ा है, गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़ा है, तो वो आत्मज्ञान मेरे जीवन में काम आता है। आई लिव इंडियन फिलोसफी, आई हैव लिव्ड मॉरलिटी। समझा? मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मॉरलिटी कोई ऊपर की बात है। तो इस प्रकार से ये एक श्लोक, हाँ भाई एक दो बातें और कह देता हूँ जो कि हमारे समाज शास्त्रियों को, देखो बालिकाओं आप भी ध्यान से सुन लेना, एक चीज और आई है हमारे देश में, मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार। ये क्या चीज होती है? वैवाहिक बलात्कार क्या बला है? इस पर देश के एक हाई कोर्ट में बहस हो रही है और स्त्रियों के संगठन ने कई रिटें लगाई है वहां और उन रिटों पर विचार हो रहा है और निर्णय भी आएगा। समझा? मैरिटल रेप, क्या हमारी भारतीय संस्कृति में मैरिटल रेप नाम की कोई चीज है? मैंने तो अल्तेकर साहब की किताब में कहीं भी ऐसा नहीं पाया कि स्त्रियां मैरिटल रेप की शिकायत करती। समझा? इसलिए ये अवधारणा कहाँ से आई? मैं तो समझता हूँ पश्चिम से आई। वेस्ट में मैरिटल रेप है और वेस्ट में मैरिटल रेप का अपराधीकरण किया गया है। इसलिए हमारी सरकार ने कहा कोर्ट में कि वी कैन नॉट ब्लाइंडली फॉलो द वेस्ट। हम पश्चिम का अंधा अनुकरण नहीं कर सकते। हमारी विवाह संस्था ही नष्ट हो गई। दूसरी एक और बात है कि आप बालिकाओं की विवाह की आयु 18 से 21 का विचार किया जा रहा है, तो ये आपकी जीवन पर बहुत भारी प्रभाव डालने वाली चीज। हमारे समाजशास्त्री बोल नहीं रहे, ये उनके लिए समय है उत्तिष्ठता जागृता। वो समाज को, दे शुड गाइड द सोसाइटी कि क्या ये मैरिटल रेप का कंसेप्ट ठीक है। उनको ये बताना चाहिए कि क्या 18 से 21 की आयु करनी ठीक है। अल्तेकर साहब ने हमारे देश में वैदिक काल से विवाह की आयु कभी ये रही, कभी ऊंची, कभी नीची, कभी बहुत नीची, ठेठ 6 साल तक पहुंच गए। 6 साल तक 6 साल की कन्याओं का विवाह होता था। तो इसमें सारी जो विवाह की आयुओं की सीमाएं हैं चर्चित है। इसलिए प्रत्येक महिला आयोग के अध्यक्ष को ये किताब पढ़नी चाहिए, प्रत्येक नारी कल्याण मंत्री को ये किताब पढ़नी चाहिए। समझे? ये इस किताब के पढ़े बिना महिला आयोग को और नारियों को जो है नारी की स्थिति नहीं, जब आपको प्राचीन स्थिति मालूम नहीं है तो आप आगे के लिए निर्णय कैसे लें? अतीत क्या था, अतीत तो मालूम हो हमको, उसके बाद हम उसको अतीत पर विचार करके और निर्णय लें। तो मैं इतनी सी बात कह करके समाप्त करता हूँ। और देखो भाई,
राधा कृष्ण जो जिनका कोटेशन लगा हुआ है, उन्होंने क्या कहा, हम लोग आजकल फल की इच्छा से काम करते हैं, हमें काम की चिंता नहीं है, मुझे फल कब मिलेगा, मुझे फर्स्ट डिवीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा कर्म की चिंता नहीं करते, कर्म के फल की चिंता करते। तो राधा कृष्ण ने बहुत अच्छा सेंटेंस कहा, वी शुड नॉट डू अ ड्यूटी फॉर परचेजिंग शेयर्स इन द अदर वर्ल्ड। हम तो ड्यूटी ऐसे कर रहे हैं कि परलोक में शेयर खरीद रहे हैं, और हम ऐसे कर रहे हैं ओपनिंग ए बैंक अकाउंट विद गॉड, भगवान के साथ एक बैंक खाता खोल रहे हैं। तो हमको भगवान के साथ बैंक का खाता खोलने के लिए और परलोक में शेयर खरीदने के हिसाब से कर्म नहीं करना चाहिए। यदि आप फलाशक्ति से कर्म करेंगे तो आपके कर्म में परफेक्शन, एक्सेलेंस, एफिशिएंसी नहीं आएगी। ये जो मुझे कहते हैं मधुसूदन ओझा का, तो मैंने बिना फलाशक्ति के अपने कर्म के परफेक्शन का ध्यान रखा कि मुझे तो मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ का कार्य पूरे परफेक्टनेस से, पूरे परफेक्शन से करना है। चाहे मुझे कोई फल मिले नहीं मिले, मेरा क्या हो, चाहे मुझे 6 घंटे काम करना पड़े, चाहे मुझे सारे काम करने पड़े, मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ का कोई भी कार्य जो है वो हीन नहीं होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए। और वो आपके सामने प्रमाण है, तभी मित्र लोग कहते हैं, समझा। ये इतना कह करके, हाँ भाई, एक किताब और निकली, एक किताब सुन लो, क्या नाम है उसका, स्वतंत्र भारत के आजाद दुश्मन। स्वतंत्र भारत के आजाद दुश्मन, किसी युवक ने लिखी है, युवक, उसका नाम है सोनलाल जहांगीर, संयोग से वो मेरी जाति का है, समझा। वो आप किताब देखे, पता लगे क्या लिखा उसने। स्वतंत्र भारत में आजाद दुश्मन, जो अनैतिक लोग हैं वो क्या है स्वतंत्र भारत में, वो आजाद दुश्मन है। तो उन आजाद दुश्मनों के बारे में लिखा। मैं समाप्त करता हूँ बात। भाई मैंने कुछ गलत कह दिया तो माफ कर। मेरा तो ऐसे ही गला खराब, मेरा गला 3 साल से खराब है। आदिवासी अध्ययन केंद्र के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके अध्यक्ष माननीय कुलपति जी अभी यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए बोला गया है, तो मैं उनकी अनुपस्थिति में हमारे विश्वविद्यालय के कुछ मुखिया माननीय कुलपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे लिए अमूल्य समय दिया। और अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती कीर्ति भील जी की, उनकी अनुपस्थिति में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और संस्थान के लिए जो सहयोग देने के लिए उन्होंने हमको भरोसा दिलाया है, उसके लिए मैं उन्हें बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे अधिष्ठाता प्रोफेसर किशोरीलाल रेगर साहब, जो हमारे छोटे से प्रोग्राम में भी उपस्थित होते हैं, इस संस्थान के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रपति सम्मानित सरस्वती पुत्र मनीषी प्रोफेसर गणेशी लाल जी सुथार, जिन्होंने नैतिकता के ऊपर आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की जो व्याख्या की है, वो युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज समय का थोड़ा अभाव था, इसलिए आप उनको नहीं सुन सके। आप तीनों भाषाओं के विद्वान हैं, संस्कृत, हिंदी और आंग्ल भाषा, तीनों भाषाओं पर आपका कमांड है। अंग्रेजी सर की बहुत अच्छी है कि जो इंग्लिश लिटरेचर वाले प्रोफेसर इतनी बढ़िया इंग्लिश नहीं बोलते, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, संस्कृत बहुत अच्छी है। ऐसे मनीषी को सुनकर के हम अपने आप को बहुत ही पवित्र, पुनीत महसूस कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर जनिक सिंह जी मीणा, आदिवासी अध्ययन केंद्र के निदेशक, इनको मैं हृदय की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र आप सभी युवा हैं, जिन्होंने इतने पेशेंस के साथ इस कार्यक्रम को सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसा है भाई, हम संस्कृत वालों को जनक शब्द बहुत प्रिय, और क्योंकि मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं गीता का विद्यार्थी हूँ, मैं उपनिषदों का विद्यार्थी हूँ, समझा। उपनिषदों में तो जनक राजा के यहाँ पर डिबेट ही होता था, किस पर, दार्शनिक और धर्मशास्त्री विषयों पर डिबेटिंग होता था।
और याज्ञवल्क्य के वहाँ प्रधान डिबेटर होते थे और बड़े बड़े पंडित आते थे और बड़ी डिबेटें चलती थी ऐसे। तो जनक शब्द जो है हमारे यहाँ बहुत समझे। और गीता में भगवान कृष्ण ने भी याद किया जनक